तो नमस्ते बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, वैक्सीनाइजेशन के बारे में पढ़ा। काफी सिंपल, काफी अच्छी चीज है। एनसीईआरटी को बस ध्यान से पढ़िए, एक एक लाइन को, अच्छे से चीजें समझ में आएगी। देखो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे हैं इन लाइनों के अंदर। हम थोड़ा सा रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो कुछ एलर्जीज के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके अलावा अपन इसके अंदर पढ़ लेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में, कैंसर्स के बारे में और एड्स के बारे में, जो अपन इस टॉपिक में पूरा कवर करेंगे। सारी लाइनों को अच्छे से पढ़ना, हर लाइनों को समझना, हर लाइनों के मीनिंग को समझना है। क्लियर? तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे कि एलर्जीज, व्हेन यू हैव गॉन टू अ न्यू प्लेस एंड सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग एंड व्हीजिंग, दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो यार, स्नीजिंग में और व्हीजिंग में। सिंपल सी चीज है बेटा, नाक से पानी बहना स्नीजिंग, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। और व्हीजिंग जो आपके अंदर से साउंड आता है, कभी कभी खरखर की आवाज सुनिए ना, ये थोड़ा सा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। तो नई प्लेसेस पे कभी कभी अपने को इस टाइप की चीजें देखने को मिलती है। फॉर नो एक्सप्लेन रीजन, हुआ क्यों मेरे साथ? हर इंसान यही सोचता है ना कि ऐसा क्यों हुआ। एंड व्हेन यू वेंट अवे, योर सिम्टम्स डिसअपियर्ड, और वापस आप उस जगह जाते हैं, आपके सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? डिड दिस हैपन टू यू? सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। सभी नहीं होते बेटा, लेकिन कुछ होते हैं जो पार्टिकल्स, जैसे पोलन ग्रेन के यहाँ पर आपके हे फीवर हो जाता है बहुत से लोगों को, क्योंकि वो उससे सेंसिटिव है। दे एलर्जन, वो सारे क्या है? एलर्जन है। द अबव मेंशन रीजन बिकॉज ऑफ एलर्जी टू द पोलन माइट्स। माइट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे कीड़े नहीं होते, अपने बिस्तर में भी आ जाते हैं कभी कभी। तो इस टाइप के होते हैं, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा? एलर्जी कोज करते हैं, जिसकी वजह से स्नीजिंग, वीजिंग, बुखार बुखार, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। द एक्सजरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, मतलब बढ़ा हुआ रेस्पॉन्स किसका? इम्यून सिस्टम का, टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। तो एक्सिजरेटेड रेस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ? आपका अचानक से इम्यून सिस्टम क्या हो गया? बूस्ट हो गया। क्यों बूस्ट हुआ? क्योंकि एनवायरमेंट में क्या था? एंटीजन था, जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो गई। क्यों? इम्यून रिस्पॉन्स तो चलेगा ना बेटा इसके अंदर, जब भी आपको कोई एलर्जन मिलेगा। द सब्सटेंस टू विच सच अ रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड एलर्जन। अपन उसको क्या बोल रहे हैं? एलर्जन बोल रहे हैं। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दिस आर ऑफ आईजीई टाइप। तो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल, जब भी आपको एलर्जी होगी तो आपकी बॉडी में क्या बढ़ा हुआ है? डॉक्टर टेस्ट करवाएंगे। डॉक्टर को क्या पता है यार, कोई अंतर्यामी थोड़ी होते हैं बेटा, वो डॉक्टर होते हैं। तो पैथोलॉजिकल जांच करवाएंगे तो वहां आपको आईजी इस्नोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा। क्लियर? सम एग्जांपल ऑफ एलर्जन आर माइट्स इन द डस्ट। मैंने अभी बताया, ये कीड़े होते हैं छोटे छोटे, डस्ट में हो सकते हैं, सोइल में हो सकते हैं, बेड में हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। पोलन्स हो सकते हैं, एनिमल डेंडर्स हो सकते हैं। एनिमल डेंडर्स का मतलब समझे? उनकी वेस्ट हो गया, एक्सक्रीटा हो गया, उनके स्किन का पार्ट हो गया, उनके हेयर का पार्ट हो गया। तो ये सारे भी क्या है? एलर्जेंस होते हैं। कुत्तों के बाल टूटते हैं घर के अंदर, तब भी किसी को एलर्जी हो सकती है। तो सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड स्नीजिंग, वाटरी आईज, आंखों से पानी निकल रहा है, रनिंग नोज, नाक से पानी निकल रहा है, एंड डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग भी हो सकता है अगर एलआरटीआई इन्फेक्शन है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर सपोज एलआरटीआई है बेटा, तो आप समझ लो इसके अंदर तो पानी निकलता ही निकलता है। मतलब आपके कहां पर? लोअर रेस्पिरेटरी, मतलब आपके लंग्स के अंदर वाटरी हो जाता है। तो ब्रीथिंग में काफी डिफिकल्टीज होती है। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। कौन निकालते हैं? मास्ट सेल निकालते हैं। दो चीज को रिलीज करते हैं, ये एलर्जी होती है इससे, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, द पेशेंट इज एक्सपोज और टू इंजेक्टेड विद अ वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जन। या तो आप सपोज पोलन ग्रेन से आपको एलर्जी है, तो आपको उस एरिया में भेजा जहां पर बहुत सारे पोलन ग्रेन है, देखो आपको एलर्जी होती है या नहीं। या कोई ऐसा है तो उसको थोड़ा सा आपने इंजेक्ट कर दिया बॉडी में एंटीजन को, तो उससे भी पता चलेगा कि आपको उस चीज से एलर्जी है या नहीं। और उस रिएक्शंस को स्टडी की जाती है। द यूज ऑफ ड्रग लाइक एंटीहिस्टामिन, ये बेटा ध्यान रखना कौन कौन सी एलर्जी में यूज होती है। एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। मेनली क्या होता है कि हिस्टामिन जब रिलीज होता है तो बेटा आपके इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है उस जगह पर, नोज लाल हो जाती है, आपने देखा होगा। तो ये एंटीहिस्टामिन क्या करती है? इस मास्ट सेल की जो मेम्ब्रेन है बेटा,
सपोज ये मास्ट सेल है और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको स्टेबलाइज कर देगी, तो स्टेबलाइज कर देगी तो इसमें से हिस्टामिन का रिलीज नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा तो आपका इन्फ्लामेशन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इस तरीके से ड्रग की एक्टिविटी भी होती है, इस पर अपन ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। Somehow modern day lifestyle have resulted in lowering of immunity। बिल्कुल बेटा, आजकल तो बच्चे सब फोन में लगे हुए हो तुम लोग, इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ बेटा, एक्सपोज हो तरह तरह की जगहों से, तभी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। एंड मोर सेंसिटिव टू एलर्जन, छोटी छोटी चीजों पर छींके हो रही है, खांसी हो रही है। सो मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन द मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम दिस एलर्जीज, क्योंकि ये घर के बच्चे बन के रह गए, कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, तो यार आप किसी चीज से एक्सपोज ही नहीं हुए, आपका इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट होगा। अस्थमा भी देखने को मिलता है ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंट। दिस कुड बी द बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट प्रोवाइड अर्ली इन द लाइफ। आप पहले उस टाइप से रह रहे हो ना, मैंने बताया घर का बाबू, घर का लाडला, किसी चीजों से एक्सपोज हुए नहीं आप लोग, बस मोबाइल में लगे हुए, भाई खेलने जाना नहीं, कहीं धूल मिट्टी में जाना नहीं, तो फिर क्या होगा, अचानक से आप इन चीजों के टच में आओगे तो आपको एलर्जी हो जाएगी। अब ये समझिए, वो तो सारी बातें हो गई एलर्जी के बारे में, वो तो आई गई आपको समझ में, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स वगैरह देने। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, अपना पराये का सिद्धांत को समझो, आप अपनों को नुकसान नहीं पहुंचाते हो बेटा, तो इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी होता है। आपकी बॉडी के सेल इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कभी कभी किसी कंडीशंस में वो आप ही के सेल्स, आप ही के ऑर्गन्स, आप ही के टिश्यूज को डैमेज करने लग जाते हैं, इट इज ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर। क्लियर? तो देखिए मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मेमोरी मिलती है इससे, इवोल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल्फ सेल। कौन अपना है कौन पराया है, इस चीज को आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी अच्छे से समझ लेती है। सो व्हेन वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, टू कोलरीज ऑफ दिस एबिलिटी हैव टू बी अंडरस्टैंड, मतलब दो चीजें कुछ प्रूफ गई है, उसके बेस पे अपने को पता करना है। कोरोलरीज का मतलब क्या है, कोई चीज का आपने प्रूफ होने के बाद आपने पता किया कि हाँ ये चीजें हो सकती है। सो वन हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म, कर ही सकता है अपने सेल्फ और नॉन सेल्फ चीजों को हायर वर्टिब्रेट्स, तो इसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है। सो मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी किए, ट्राई किए हैं, डील्स विद दिस एस्पेक्ट। जो भी आपने किया है कि कौन सा अपना सेल है कौन सा पराया सेल है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसके बेस पर अपन को पता चल जाता है। टू, समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक और अदर अननोन रीजन द बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, ये भी हो सकता है बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी आपकी बॉडी क्या करती है, आपके सेल्फ सेल को खाने लग जाती है। दिस रिजल्ट इन द डैमेज टू द बॉडी एंड इट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। जब आप अपने ही सेल को खाने लग जाओ, लाइक रूमेटिड आर्थराइटिस which affect many people in our society and autoimmune diseases। यही कुछ बात समझ में, इसमें कुछ पैनस वगैरह क्रिएट हो जाते हैं बेटा, अपने ही सेल अपने को ही खाने लग जाते हैं, तो आपका कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, तो इस टाइप के देखने को मिलती है रूमेटिड आर्थराइटिस। और ये बेटा ज्यादातर जो आपके स्मॉल जॉइंट्स होते हैं लाइक फिंगर, यहाँ पर देखने को मिलती है, लोकोमोशन में पढ़ेंगे अपन इस चीज को, और आपने पढ़ा भी होगा। देखिए इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, इनसोल्यूबल लिखा आ जाए तो राइट मत कर देना, इट इज सोल्यूबल। एज यू हैव रीड, इम्यून सिस्टम इज यूनिक इन द सेंस दैट इट रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन, करेगा ही है, रेस्पॉन्ड टू दिस एंड रिमेंबर देम, मेमोरी भी क्रिएट करता है उसके लिए। इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन ऑल्सो, autoimmune disease and organ transplantation। देखिए आप किसी से ऑर्गन ले रहे हैं बेटा, उसमें भी आपके टी लिम्फोसाइट्स उसको रिजेक्ट की पावर रखते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज होती है, वो भी आपका इम्यून सिस्टम के हाइपर एक्टिविटी की वजह से हो जाती है कितनी बार। एलर्जिक रिएक्शन में भी आपका इम्यून सिस्टम वर्क करता है, तो इट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन, दिस आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन or maturation and proliferation of the lymphocyte occurs।
तो आप इसमें समझिए अपने पास में मेनली जो मैं बात करता हूँ 2 लिम्फोइड ऑर्गन की करता हूँ पहले। एक तो बोन मैरो है और एक है आपका थाइमस। ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है बेटा। यहाँ पर क्या होता है कि आपके या तो ये बन रहे बी लिम्फोसाइट्स या फिर मैच्योर हो रहे हैं, जैसे टी लिम्फोसाइट्स जाकर थाइमस में मैच्योर हो जाते हैं। तो ये सारे आपके प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर आ जाते हैं, प्राइमरी आपके ऑर्गन लिम्फोइड ऑर्गन में आ जाते हैं। सेकेंडरी जहां जाकर ये स्टोर्ड हो जाते हैं, लाइक लिम्फ नोड हो गए, पैर पैचेस हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, वो आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। तो आप समझिए एक एनसीईआरटी क्या बोलती है, देखिए आप इसके अंदर, द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर बोन मेरो एंड थाइमस, where immature lymphocyte differentiate into the antigen sensitive lymphocytes। मैच्योर हो गए ना वो, एंटीजन को पहचानने लगे। After maturation, lymphocytes migrate to secondary lymphoid organ like spleen, lymph node, tonsil, pair patches of small intestine and appendix। तो यहाँ पर चले जाएंगे बाद में, तो स्टोर्ड हो जाएंगे यहाँ पर। The secondary lymphoid organ provide the site for interaction of lymphocyte with the antigen, which then proliferate to become effector cells। तो बाद में क्या होता है, जैसे कि यहाँ लिम्फोसाइट्स के यहाँ पर एंटीजन आया, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ने इनको पहचाना, वहां इनका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है और ये एक तरीके से अपने आप को उस तरीके का बना ही देते हैं कि ये आपकी बॉडी को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी कहाँ कहाँ है, ये तो आपको पता ही है। बोन मेरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन where all blood cell including lymphocytes are produced। thymus is the lobed organ, ये याद रखना बेटा, बाइलोब्ड होता है, इन फ्रंट ऑफ हार्ट होता है, यहाँ लिखा हुआ लोकेटेड नियर द हार्ट, तो ये बात भी राइट है। कभी कभी क्या होता है, थाइमस इज लोब्ड ऑर्गन, या वो कह देता है इज नॉट अ लोब्ड ऑर्गन। थाइमस इस तरीके से बना हुआ होता है बेटा, 2 लोब बनते हैं इसके अंदर, बाइलोब्ड होता है ऐसा, ऐसे आपका थाइमस बना हुआ है। तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया। फ्रंट ऑफ हार्ट होता है बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम के पीछे की तरफ होता है। अब लोकेटेड नियर द हार्ट भी देते तो भी बेटा आपको राइट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट हार्ट में है तो नियर ही है ना उसके। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। लाइनों को समझो कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकती है। तो बर्थ के समय तो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, बट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज एंड एज बाय द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी एंड अटेंडेड रिड्यूस एट द वेरी स्मॉल साइज। इसको एट्रोपी बोलते हैं। एज बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि थाइमस थोड़ा सा एट्रोपी हो जाता है, डिजनरेट होने लग जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है बेटा। बूढ़े लोगों में आपने देखा ही होगा। बोथ बोन मेरो and thymus provide microenvironment for the development and maturation of T lymphocytes। दोनों ही करते हैं। मैच्यूरेशन आपके कहाँ जाके हो रहा है, टी लिम्फोसाइट्स का थाइमस के अंदर हो रहा है, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, बोन मेरो के अंदर हो रहा है। तो आपको इस लाइन को ध्यान रखना है, जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। बोथ बोन मेरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो कहाँ हो रहा है, बोन मेरो के अंदर, और मेनली मैच्यूरेशन कहाँ हो रहा है, टी लिम्फोसाइट्स के अंदर। क्लियर। तो इस लाइन को भी बेटा आप हाईलाइट कर देना, आपको ये लाइन पता होनी चाहिए। स्प्लीन इज द लार्ज बीन शेप्ड, कैसा शेप है उसका, बीन की तरह। मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स होंगे इसके पास में, क्योंकि ये भी एक तरीके से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। इट एक्ट एज अ फिल्टर ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो लिम्फ को, आपके लिम्फ नोड को आप क्या बोल रहे हैं, फिल्टर बोल रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगा, ट्रैप कर देगा, आरबीसी को ब्रेक डाउन कर देगा जो खराब हो गई है। तो ये सारी क्या है, फिल्ट्रेशन का काम है। और यहाँ पर बहुत सारे रिजर्वायर है किसके, एरिथ्रोसाइट्स के। आरबीसी स्टोर रखता है बेटा। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो अचानक से आरबीसी थोड़ी आते हैं, यहीं से आते हैं। lymph nodes are small solid structure located at different point along the lymphatic system। हाँ, तो आपके लिम्फ सिस्टम्स में आपके लिम्फ नोड बनेंगे इस तरीके से। ये सपोज आपका लिम्फेटिक सिस्टम चल रहा है बॉडी के अंदर, तो लिम्फ चल रहे होंगे, यहाँ पर लिम्फ वेसल्स चल रही होगी, तो यहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स पे आपको लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे जहाँ स्टोर्ड है आपके लिम्फोसाइट्स। सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन which happen to get into the lymph and tissue fluid। ये तो आई बात समझ में, इसमें कोई टफ है ही नहीं। एंटीजन trapped in the lymph nodes are the responsible for activation of lymphocyte present there। यार
आप बेफालतू क्यों एक्टिव हो गए? एक्टिव कब होते हैं? जब आपके वहां पर कोई एंटीजन आए, तभी तो लिम्फोसाइट एक्टिव होंगे, बाकी तो स्टोर बैठे होंगे वो, and cause the immune response. So there is lymphoid tissues also located within the lining of the major tract. कहाँ कहाँ हो सकते हैं lymphoid tissue? और रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, डाइजेस्टिव ट्रैक में, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में, कोल्ड म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट बोलते हैं बेटा 50% से ज्यादा होते हैं. So it constitute about 50% of the lymphoid tissue in the human body. तो माल्ट क्या हुआ आपका? सेकेंडरी लिम्फोइड हुआ, ये भी याद रखना. दिस इज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये बात याद रखनी है बेटा. आई कुछ बात समझ में? बेसिक बेसिक चीजें हैं, समझोगे सारी चीजें आ जाएगी इसमें. ये देखिए रेगुलर इंटरवल्स पे आपको लिम्फ नोड्स देखने को मिल रहे हैं इस तरीके से. ये आपके हार्ट के फ्रंट में आपका थाइमस, और ये सारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं. सिंपल सिंपल चीजें बेटा पढ़ोगे आएगी समझ में. अब मेजर जो दो डिजीज अपने कोर्स में, एक तो अपने एड्स है और एक अपने कैंसर है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझो, आपको आ जाएगी समझ में. वर्ड एड्स स्टैंड फॉर द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. एक साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स है. तो सिम्टम्स एंड साइन में यहाँ पर लिख देता हूं. दिस मीन डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होंगे acquired during the lifetime of an individual, indicating this is not a congenital disease. तो बेटा यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं मैं आपको, समझिए. कुछ बच्चे कहते हैं कि सर प्लेसेंटा से HIV फीटस में चला जाता है. बिल्कुल करेक्ट है सर, 1% भी रॉन्ग नहीं है. HIV जाता है फीटस के अंदर प्लेसेंटा से, तो फिर ये कंजेंटाइनल होनी चाहिए बेटा. एड्स आपके एक्वायर्ड है. HIV और एड्स में डिफरेंस है. HIV इज द इन्फेक्टेड स्टेज ओनली. तो HIV अगर आपका एंटर हो रहा है तो आप उसको कंजेंटाइनल बोल दीजिएगा. लेकिन अगर एड्स की बात हो रही है देन इट इज द, कौन सी है वो? कंजेंटाइनल नहीं है, इन्फेक्टिव हो जाएगी वो. तो सिंड्रोम्स मींस अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 and in the last 25 years or so it has spread all over the world killing more than 25 million people. तो ये तो बड़ी डेंजरस है बेटा, फेटल है. AIDS is caused by HIV virus, a member of group of virus called retrovirus. ये बेटा अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको पता ही है रेट्रोवायरस. which have an envelope enclosing the RNA genome. तो 2 सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं इस तरीके से उनके अंदर, ऐसे. और ये कैप्सिड के अंदर होते हैं इस तरीके से, प्रोटीन कवरिंग्स होती है और बाहर लिपोप्रोटीन्स होते हैं. तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं. Transmission of HIV infection occurs by sexual contact with infected person or by transfusion of contaminated blood or product, by sharing needles as in the case of intravenous drug. ये नहीं होते बहुत सारे, आपने देखा होगा जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, एक ही नीडल इधर भी लगा दी उधर भी लगा दी, क्योंकि पैसे होते नहीं है बेटा उनके पास. वहां पर भी एड्स के ट्रांसफर के चांसेस होते हैं. इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा. So people are at very high risk of getting this infection includes individual who have multiple sexual partner. बताइए मैंने, हमेशा क्या होता है कि एक पार्टनर ही होना चाहिए, मल्टीपल है और आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज नहीं कर रहे हैं, तो देयर में भी ये चांसेस. Drug addict who take drug intravenously, individual who require repeated blood transfusion, and children born to an HIV infected mother. तो देखिए ब्लड ट्रांसफर में क्या होता है, जिसको बार बार, अगर आपने ब्लड को चेक करके नहीं किया, किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एड्स नहीं होगा, लेकिन अगर आपने उस ब्लड को चेक करके नहीं किया तो देर में भी है चांस. क्लियर? ये HIV का ये वायरस है, ये आरएनए अंदर गया, वहां वायरस इज प्रोड्यूस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होती है उसके अंदर जीनोम में, तो इसने यहाँ पर डीएनए बना दिया. अब वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इन होस्ट जीनोम, ये मैक्रोफेज की इंडस्ट्री है, यहाँ पर ये इनकॉर्पोरेट हो गया और इसने न्यू वायरस बनाए और बाहर आ गया. तो सर यहाँ आप कहते हैं कि एड्स तो आपके टी लिम्फोसाइट्स के काउंट कम होने की वजह से होता है, तो ये मैक्रोफेज के काउंट कम क्यों नहीं हो रहे, इस चीज को भी अपन समझेंगे.
So when do people need repeated blood transfusion? Find out, make a list of such condition. It is important to note that HIV/AIDS is not spread by mere touch or physical contact. नहीं होता इसके द्वारा, spread only through the body fluid. ये ध्यान रखना, किसके थ्रू होता है? बॉडी फ्लूइड के थ्रू. It hence imperative for the physical and psychological well-being that the AIDS infected person are not isolated from family and society. तो टच और इससे होता ही नहीं, क्यों निकालोगे बेटा? फिजिकल कॉन्टेक्ट से कुछ ही नहीं होना है. जब तक बॉडी फ्लूइड का इंटरचेंज नहीं हो रहा है तब तक ये चांसेस नहीं होते. There is always a time lag between the infection and appearance of AIDS symptoms. तो पीरियड में वेरी, वो आपके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करेगा, आपकी लाइफस्टाइल पे, आपकी फूड हैबिट पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा. किसी को फ्यू मंथ में हो जाता है, किसी को मैनी इयर्स नहीं होता, 5 to 10 इयर्स की. कुछ तो ऐसे भी है 30-40 साल तक कुछ नहीं हुआ, पूरी लाइफ जी लेते हैं वो HIV वायरस के साथ में. तो जिस तरीके से आप अपनी बॉडी को ट्रीट करोगे उस तरीके से आपकी बॉडी होती जाएगी. आया बच्चा समझ में? सिंपल. After getting into the body of person, the virus enter the macrophages, where RNA genome of the virus replicate to form viral DNA with the help of enzyme reverse transcriptase. अभी बताया था मैंने, RNA कन्वर्ट हो गया DNA के अंदर, और ये DNA gets incorporated into the host cell DNA and direct the infected cell to produce virus particle. अब ये वहां पर जाकर जुड़ गया बेटा, और जुड़ने के बाद उसको बोल रहा है कि तुम अपना काम छोड़ो और मेरे जीनोम्स बनाओ, मेरे वायरस बनाओ. तो बहुत सारे वायरस वहां प्रोड्यूस होने लग जाते हैं. The macrophage continue to produce virus and this way like a HIV factory. तो HIV factory कौन है? Macrophage है. Simultaneously HIV enter into the helper T lymphocytes. मैंने अभी बताया था. Replicate and produce progeny virus. The progeny virus released in the blood attack other helper T lymphocyte, and this is repeated leading to progressive decrease in the number of T lymphocytes in the body of the infected person. इस चीज को समझिए. मैक्रोफेज के अंदर तो क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा स्लो होता है, स्लो मल्टीप्लाई होते हैं और बडिंग के द्वारा यहाँ से मेम्ब्रेन से ये बाहर आ जाते हैं, इसको बस्ट नहीं करते हैं. ये इसकी फैक्ट्री है. टी लिम्फोसाइट्स में इनका बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ऐसे, और ये इसको बस्ट करके बाहर निकलते हैं. तो इसके टी लिम्फोसाइट्स के नंबर जो होते हैं बेटा, ये कम हो जाते हैं, एक तरीके से परमिएबल नहीं है यहाँ से, समझ रहे हैं आप? और नंबर कम हो गए तो वो एड्स काउंट हो जाता है. So during this period the person suffer from the bouts of fever. होता ही है, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है. Due to decrease in the number of helper T lymphocyte, the person starts suffering from infection that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium, virus, fungi, even parasite like toxoplasma. देखो सिंपल सी चीज है, एड्स इज एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में टीबी भी हो सकता है, मायोबैक्टीरियम कर देता है, वायरस की कोई डिजीज हो जाए, फंगाई से हो जाए, कुछ पैरासाइट से हो जाए. तो डिफरेंट थिंग्स आपको देखने को मिल सकती है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में. एड्स के अंदर कोई पर्टिकुलर वो नहीं, आपका इम्यून सिस्टम कम हुआ है. आ रही बात समझ में? आप टीबी हो गई, वायरस की कोई कोल्ड हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा है, कोई फंगल डिजीज हो गई, कोई आपको कार्सिनोमा हो गया जो हट ही नहीं रहा है, तो आप उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे, वही तो आपके एड्स के मेजर सिम्टम्स होते हैं. So the patient becomes so immunodeficient that he or she is unable to protect herself against this infection. आई कुछ बात समझ में? सर्दी हो रही है लेकिन आप सर्दी से लड़ नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, या कोई वायरस आया उससे आप लड़ नहीं पाए, फंगाई से आप लड़ नहीं पाए, आप इन टैक्सोप्लाज्मा से आप लड़ नहीं पाए, तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपकी बॉडी का इम्यून डाउन हो गया. तो वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज एलिजा. देखो एलिजा क्या होता है बेटा, केवल एड्स के लिए नहीं होता है, ये सारे ही वायरसेस के लिए होता है. कभी कभी ऐसा होता है, इसको कंफर्मेटरी आप नहीं बोल सकते. आपने कोई एलर्जी हो रही है या कोई सर्दी जुकाम हो रहा है और आपके अंदर वायरसेस भरे पड़े हैं और आपने एलिजा कराया, पॉजिटिव आ गया, तो आप ये मत डर जाना कि आपको एड्स हो गया, आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना होगा. क्लियर? ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शियल इफेक्टिव and they can only prolong the life of patient but cannot prevent that. आपने एंटी वायरल ड्रग दे दी, वो क्या कर रही है कि आपके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट नहीं होने दे रही है. जब तक खा रहे हो तब तक जीवित हो,
बाकी इसके अंदर जो कंफर्मेटरी होता है वेस्टर्न ब्लोटिंग होता है, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो, विच इज इनवाइटेबल। अब देखिए, प्रिवेंशन करना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इट सेज नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। Moreover, HIV infection more often spread due to the conscious behavior patterns and is not something that happens independently like pneumonia or typhoid। पता ही है, स्प्रेड इसका मतलब आप ये समझिए ये किसकी वजह से हो रहा है, ये आपके इम्यून डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। और अगर किसी को निमोनिया हो जाए, टाइफाइड हो जाए, उसका एक डिफरेंट बिहेवियर है। मतलब आप समझ रहे हैं इस चीज को। HIV infection more often spread due to conscious behavior patterns and is not something that happen independently like pneumonia or typhoid। Of course, infection in blood transfusion patient, newborn, etc. may take place due to poor monitoring. The only excuse may be ignorance, and it has been rightly said, don't die of ignorance। तो ये स्लोगन किसके लिए यूज होता है? ये एड्स के लिए यूज होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है अपन ने, लाइक नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन are doing a lot to educate people about AIDS. WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection, making blood cell from HIV, ensuring the use of only disposable needle and syringe in public and private hospitals, clinics, free distribution of condoms, controlling drug abuse, advocating safe sex and promoting regular checkup for HIV in the susceptible population are some such measures to be taken up। इस लाइनों में बेटा बहुत सिंपल है, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की यहाँ पर जरूरत नहीं है। मैं आपको रैपिड रिवीजन में टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। इन्फेक्शन विथ HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। शर्म आती है कितनों को? अब जरूरी थोड़ी है बेटा कि मल्टीपल पार्टनर की वजह से हुआ हो। आपको अपनी डिजीज को बताना पड़ेगा डॉक्टर को, ताकि वो स्प्रेड ना हो। सिंस देन इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मेनी मोर पीपल, HIV infected people need help and sympathy instead of being shunned by the society। Unless society recognize it as the problem to be dealt and in a collective manner, the chances of wider spread of the disease increase manifold। It is malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of disease। तो सभी को मिलजुल के काम करना है बेटा, तभी आप इस चीज से वो हो सकते हैं। आप बस ये है कि आप उसको इग्नोर मत कीजिए, पेशेंट को उसको ऐसा फील मत होने दीजिए कि वो सोसाइटी के लायक नहीं है, इस तरीके का नहीं है। आपको उसको पूरी सिंपैथी देनी है, पूरा सपोर्ट करना है, क्योंकि वो बेटा एक फैटल डिजीज से लड़ रहा है। आप समझ रहे हैं? तो यही सारी बातें हैं इसमें जो एड्स के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। सिंपल सिंपल सी चीजें। नेक्स्ट डिजीज आ जाते हैं अपन, जो एक और डेंजरस कैंसर, मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, is the major cause of death all over the globe. More than a million Indians suffer from the cancer, and a large number of them die from it annually। The mechanism that underline development of cancer or oncogenic transformation of the cell। एक सिंपल सी चीज है बेटा, आपके कैंसर किसको बोलते हैं? आपका जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, हर सेल के अंदर होते हैं, और किसी भी पॉजिटिव एजेंट के द्वारा ये कन्वर्ट हो जाए ऑन्कोजीन के अंदर, then it leads to a cancer। So its treatment and control have been some of the most intense area of research in the biology and medicine। देखो डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, दिन रात काम करते हैं इन चीजों के लिए, और वो भी इस डिजीज से जल्दी ही निजात पा लेंगे और बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड। हमारी बॉडी के अंदर तो बेटा मैकेनिज्म है ना, हम कोई अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ थोड़ी कर लेंगे। लेकिन हाँ, कैंसर सेल देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। नॉर्मल shows a property called contact inhibition। contact inhibition मतलब पास वाले सेल को अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं करने दे रहा है। ये दो सेल है, ये स्पेस भर दी, बस इससे ज्यादा वो ग्रोथ नहीं होगी, तो एक कॉन्टेक्ट इनिबिशन इसके टच में आ गया,
अब इस सेल की ग्रोथ यहीं तक होगी। नॉर्मल सेल में तो ये फिनोमिना है। बाय वर्च्यू ऑफ हिज कांटेक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। कैंसर सेल अपीयर्स टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी. As the result, this cancerous cell just continued to divide, giving rise to masses of cells and called tumors. तो कैंसर सेल्स तो बेटा अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रहे हैं और मास बन जाता है, उसको आप क्या बोल रहे हैं? ट्यूमर बोल रहे हैं। ट्यूमर ऑफ टू टाइप, बेनाइन एंड मेलिग्नेंट। अगर लोकल एरिया में एक ही जगह पर हो रहा है देन इट इज बेनाइन ट्यूमर, और स्प्रेड हो रहा है देन इट इज मेलिग्नेंट। सो बेनाइन को वैसे अपन ट्यूमर भी नहीं बोलते, एक तरीके से सिस्ट है। तो बेनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन confined to their original location and do not spread to other part of the body and cause little damage. इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। The malignant tumor on the other hand are of the mass of proliferating cell called neoplastic or the tumor cell. अब देखिए, ये कोई सेल है बेटा, यहाँ से माइग्रेट होकर दूसरी जगह चला गया। आपने यहाँ से तो रिमूव कर दिया, लेकिन इसका कुछ भी अंश रह गया तो वो दूसरी जगह चला जाता है, और चला गया तो वहां पर ट्यूमर कोर्स कर देता है। ये न्यूप्लास्टिक हो गया एक तरीके से। तो ये जो होता है, दिस आर द मैलिग्नेंट ट्यूमर। इनसे बेटा निजात पाना बहुत मुश्किल है, तो साइंस इसके लिए भी वर्क कर रही है। दिस सेल्स ग्रोज वेरी रैपिडली इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज। एज दिस सेल एक्टिव डिवाइड एंड ग्रो, they also starve the normal cell by competing for vital nutrients. अभी सिंपल सी चीज है बेटा, इतने सारे सेल्स हो गए, कैंसरस सेल्स हो गए, मैच्योर सेल्स हो गए। अब जो आपके सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए वो ये सेल ले जा रहे हैं, तो फिर कैसे बेटा सर्वाइव करेंगे? सेल स्लफ्ड, सेल वहां से टूट गया। फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंस साइट थ्रू ब्लड, फिर ब्लड के थ्रू कहीं और चला गया। एंड वेर एवर दे गेट लॉक्ड इन द बॉडी, वहीं पर रुक जाते हैं, एंड दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर देयर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस एंड इज मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये बड़ा खतरनाक होता है बेटा मैलिग्नेंट वाला, तो बचना बड़ा मुश्किल है। कोजेस देखिए, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों ही हो सकते हैं। फिजिकल में आप किसी बर्न हो जाए, किसी चीज को बार बार इरिटेट हो रहा है, इस टाइप से हो जाता है। केमिकल भी हो सकते हैं बेटा, और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं जो वायरसेस की वजह से हो रहे हैं। इन सभी को आप बोलेंगे कार्सिनोजन। आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे एंड गामा रेज, तो नॉन आयनाइजिंग भी हो सकती है, आयनाइजिंग भी हो सकती है। नॉन आयनाइजिंग में यूवी रेज, और आयनाइजिंग वाली आपकी एक्सरे एंड गामा रेज कोज डीएनए डैमेज लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। Chemical carcinogen present in tobacco smokes have been identified as the major cause of the lung cancer. सिगरेट पीने वालों के अंदर भी चांसेस होते हैं। कैंसर कॉजिंग वायरस कॉल्ड ओंकोजेनिक वायरसेस, 1/5 ऑफ कैंसर आप ये समझ लीजिए वायरस की वजह से होते हैं, called viral oncogene. So furthermore, several genes called cellular oncogene और proto oncogene have been identified in the normal cells में, तो यही होते हैं proto oncogene, which when activated under certain condition could leads to oncogenic transformation of the cells, जो मैंने अभी आपको बताया था। अगर ओंकोजीन बन गए प्रोटो ओंकोजीन से, then it leads to a cancer। तो ये इनके कॉजेज है जो अपने को पता होने चाहिए। डिटेक्शन में तो आप बायोप्सी कर सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक एमआरआई होते हैं, सीटी स्कैन्स होते हैं, जो वो देख लेते हैं अपन। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज essential as it allow the disease to be treated successfully in many cases. Cancer detection is based on the biopsy and histopathological studies of the tissues, blood and bone marrow tests for increased cell count in the case of leukemias. कभी कभी क्या होते हैं कि आपके WBCs बहुत सारे बढ़ गए, ल्यूकेमिया बोल रहे हो आप उसको, क्लियर? वो आपका ब्लड कैंसर होता है। इन बायोप्सी piece of tissue is cut into a thin section and stand and examined under microscope. बायोप्सी में जहां पर आपके ये लंप हुआ है वहां से आप छोटा सा पार्ट काट दीजिए और इसको एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप में, पैथोलॉजी वाले करते हैं, पता करते हैं क्या कारण है। टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर और द इंटरनल ऑर्गन्स। दोनों में ही काम में आती है, अंदर देश जांच सकती है बेटा ये, क्लियर? तो आप एक चीज को समझिए, सबसे बेस्ट तो एमआरआई है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूजेस एक्सरे टू जनरेट अ 3 डायमेंशनल इमेज टू द इंटरनल ऑब्जेक्ट। तो 3 डायमेंशनल वाली कौन सी है बेटा, पूछ ले आपसे तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी।
MRI uses magnetic field and non-ionizing radiation to accurately detect pathological and physiological changes in the human body. तो मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक है बेटा, ये भी इससे ही पता करते हैं. एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, ये वायरल वाले जो कैंसर है उसके लिए की जाती है. ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर. टेक्निक्स ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, आपके प्रोटीन्स वगैरह की स्टडी करके कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन इन द इंडिविजुअल विथ इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर. बहुत सारी टेक्निक्स है बेटा. एंटीबॉडीज को यूज कर लो, मॉलिकुलर बायोलॉजी आप यूज कर लो, एमआरआई यूज कर लो, सीटी स्कैन, एक्सरे. डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो क्या यूज करेगा. आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन विच प्रीडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर. आपने पता किया कि किसकी वजह से हो सकते हैं, मे बी वेरी हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर. Such individual may be advised to avoid exposure to particular carcinogen to which they are susceptible, like tobacco smoke in the case of lung cancer. सिगरेट छुड़वाई जाती है बेटा उन लोगों से. ट्रीटमेंट है, सर्जरी की जाती है, रेडियोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, इंटरफेरोन्स वगैरह दिए जाते हैं. इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर irradiated lethally, taking proper care of normal tissues surrounding the tumor mass. अब आप अपने सेल को तो खराब करोगे नहीं रेडिएशंस देकर, आप उसी को करोगे जो कैंसरस सेल्स है. Several chemotherapeutic drugs are used to kill cancerous cell. Some of these are specific for particular tumors. होती है. मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस हो जाते हैं, एनीमिया हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है इन ड्रग्स में बेटा. कीमोथेरेपी के अंदर हैवी डोजेस होती है ना इनकी, और हैवी डोजेस की वजह से बाल उड़ जाना, इस सारी चीजें देखने मिलती है. मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी. तीनों के कॉम्बिनेशन से करते हैं. ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम्स. तो ये तो हो गई होगा, जब भी तो ट्यूमर हुए हैं वहां पर. Therefore, the patient's given substance called biological response modifier. अब modifier का मतलब ये हुआ कि ये वापस से आपके बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स को वो कर देंगे. Such as alpha interferon, which activates their immune system and help in destroying the tumor. तो आपका जो इम्यून सिस्टम कम हो गया था बेटा, उसको मॉडिफाई कर दिया किसने? इंटरफेरोन्स ने. आपके बी लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन बढ़ा दिया, टी लिम्फोसाइट्स का बढ़ा दिया, तो वो क्या कर रहे हैं? उस कैंसर सेल्स के अगेंस्ट एक्ट करने लगे. तो इस तरीके से बेटा आप कैंसर पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं. फाइनल टॉपिक जो अपना इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बचा है वो ड्रग्स एंड द अल्कोहल अब्यूज है, जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पूरा करेंगे. यहाँ तक एनसीईआरटी के एक एक लाइन पढ़ो. नहीं आता है समझ में तो कमेंट बॉक्स में मेरे को टेक्स्ट करो. आया बच्चे को समझ में? थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे. अच्छे से पढ़ो, सारी चीजें आएगी समझ में. बाय बाय.